अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों? ठीक हो, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है वो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी अरसे से मुझे नी में पेन हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्पार्क फ़ील होता था। तो मेरी बहन ने पूछा कि भई आओ चलते हैं डॉक्टर के पास, तो मैंने उसको कहा नहीं बाद में चलेंगे। अब ज़्यादा पेन हो रहा था तो मैं चला गया डॉक्टर के पास अपनी सिस्टर के साथ और यहाँ पे हमारे एक सदर में हॉस्पिटल है मेगा मेडिकल, वहाँ पे एक फैमिली डॉक्टर बैठते हैं हमारे, वहाँ पे मैं चला गया कि देखते हैं कि ये नी पेन क्यों हो रहा है इतने अरसे से, क्या मैं गिरा था, कोई चोट लगी थी या क्या हुआ था? तो डॉक्टर ने भी इसी तरह के सवालात किए तो मैंने कहा हाँ, बचपन में भी बंदा गिरता रहता है और अभी भी रिसेंटली जो है वो काफ़ी दफ़ा मैं गिरा हूँ एंड एक दफ़ा जो है वो बाइक से भी मैं स्लिप होके गिरा था तो एंड 2-3 दफ़ा हो चुका है ऐसा। तो कि जब एनालिसिस हुआ डॉक्टर ने देखा तो वो ये कह रहे थे कि आपके एक नी की अलाइनमेंट थोड़ी-सी टेढ़ी है तो आप एमआरआई कराओ, तो फिर देखते हैं डायग्नोस होगा। तो हम जो है वो फिर आगे उन्होंने मेडिसिन्स हमें दी एंड नी सपोर्ट दी कि वो मैं यूज़ करूँ एंड देन जो है उसके बाद हम लोग चले गए एमएच से एमआरआई कराने के लिए। और जब मैं वहाँ पे गया तो एक रूम था एमआरआई का रूम और वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट पड़ा होता है और मेरी सिस्टर ने कहा कि परेशान ना हो उसके मशीन के अंदर डालते हैं, तो मैं थोड़ा-सा देख के डर गया कि यार ये किस तरह इसके अंदर जाएँगे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस देखनी पड़ती हैं कि कोई भी मैग्नेटिक या ऐसी चीज़ ना लेके जाएँ जो कि रेस डिटेक्ट हों, जैसे कि मोबाइल हो गया या आपके वॉलेट हो गया, एटीएम कार्ड हो गया। और जब मुझे उस मशीन के अंदर लिटा रहे थे तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे? फिर जो साथ वहाँ पे बंदा था, उसने गाइड किया कि कोई बात नहीं और मेरी सिस्टर भी एमआरआई रूम के अंदर बैठी रही बिकॉज़ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और तकरीबन 20 मिनट वेट करना था तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मेरा डर थोड़ा कम हुआ एंड फिर एमआरआई मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड किया कि सिर्फ़ नी के लिए एमआरआई नहीं होती, जितने भी कोई डिटेल बॉडी इमेजिंग या स्कैनिंग के लिए एमआरआई की जाती है। देन उसके बाद हम रिपोर्ट्स का वेट करना शुरू हो गए एंड मंडे को मेरी रिपोर्ट आनी थी जो हम जब लेने के लिए गए कि मेरी एमआरआई की रिपोर्ट क्या आई है। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि जी तुम एक और एमआरआई तुम्हारी रिपोर्ट प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो रही तो तुम एक ब्लड टेस्ट कराओ, जो कि मैं आईडीसी से ब्लड टेस्ट कराने चला गया और सेम और मुझे बड़ा ही खौफ आता है ब्लड टेस्ट कराते हुए भी। देन उसके बाद जो है वो 3 घंटे बाद मेरी रिपोर्ट आनी थी ब्लड टेस्ट की, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मेरा सेकंड एमआरआई होना था और जिसमें ब्लड टेस्ट में मेरा यूरिक एसिड काफ़ी हाई था, बाकी चीज़ें ठीक थी। देन जो है वो सेकंड एमआरआई उसी दिन होनी थी 3 घंटे बाद, जो कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद करनी थी कंट्रास्ट एमआरआई के पहले वाली एमआरआई में एब्नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, जिनको कंट्रास्ट में चेक करना था कि वाक़ई ये ऑब्जर्वेशंस ट्रू हैं या नहीं। फिर उन्होंने कंट्रास्ट एमआरआई में जो है वो एक इंजेक्शन लगाना था जो कि एंजियोग्राफी वगैरह में लगाया जाता है या फिर कंट्रास्ट में जो रिजल्ट्स देखने के लिए लगाया जाता है। तो मुझे लगा शायद मेरे नी में लगाएँगे इंजेक्शन, तो पहले तो उन्होंने जब मुझे उस मशीन के अंदर डाला और काफ़ी टाइम बाद जो है वो और उस दिन जो है वो मैं अकेला अंदर गया। मशीन के अंदर मुझे डाल दिया और मेरी सिस्टर मेरे साथ नहीं गई। उसने कहा कि अब तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो, ना जाओ और फिर उसके बाद जो है ना वो मुझे लगा पता नहीं नी में इंजेक्शन लगाएँगे, लेकिन काफ़ी देर बाद ड्यूरिंग द एमआरआई उन्होंने मुझे यहाँ पे लेफ्ट बाजू पे 2 इंजेक्शन लगाए रिजल्ट्स कंट्रास्ट के लिए एंड देन हम लोग वेट करते रहे कि दूसरे दिन जाके हम एमआरआई रिपोर्ट लेके आएँगे। तो एमआरआई रिपोर्ट लाने के बाद जो है वो डॉक्टर ने कहा कि मे बी शायद तुम्हारे गिरने की वज़ह से कोई चोट है जो कि अभी भी प्रॉपर डायग्नोस नहीं हो रहा है एमआरआई के अंदर, तो तुम ऐसे करो कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ। तो आज जो है वो मैं सीएमएच में एक ऑर्थोपेडिक
डॉक्टर हैं उनके पास में गया एंड उन्होंने सारे एनालिसिस किया कि सारे सवालात पूछे कि क्या कोई चोट लगी है या क्या है। एमआरआई रिपोर्ट में क्योंकि ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से, तो जब डायग्नोस हुआ तो पता चला कि जी यूरिक एसिड मेरा बहुत हाई है और मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल भी अब पीना बंद कर दूँ। मैं बहुत पीता होता था और इस बात में मुझे बड़ी ही सैडनेस हुई। इसके अलावा लाइक जैसे राइस हो गए, पालक नहीं खानी, रेड बीन्स नहीं खाने, रेड मीट नहीं खाना, इस तरह की चीज़ें जो है वो अब मुझे मना हो चुकी हैं और सबसे टॉप पे जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो आज ही जो है वो मैं डॉक्टर से अपनी मेडिसिन्स लेके आया हूँ अब 2 वीक्स के लिए। इसके अलावा जो है वो जिम से भी मुझे मना किया है कि 15 डेज़ और उसके लिए नी से रिलेटेड या लेग से रिलेटेड जिम नहीं करनी मैंने। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया हुआ था बट वो जिम जो है वो 2nd फ्लोर पे थी, तो स्टेयर्स चढ़ते हुए या बाइक यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। बट नाउ आज जो है वो मामा ने भी सही काफ़ी बेइज्जती की कि बस करो अब कोल्ड ड्रिंक्स पीना, कोल्ड ड्रिंक्स और बाइक चलाना भी, घूमना फिरना भी। तो मेरी सिस्टर जो है वो कहती है कि मुझे बाइक चलाना सिखा दो, अगर बाहर के काम करने हो, बाज़ार जाना हो या घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सीखनी हो तो वो हँस रही है कि भई यार मुझे बाइक सिखा दो। अच्छा, तो जो मेडिसिन्स हैं वो अब मैं लूँगा 15 डेज़ के लिए और उसके बाद मेरे होंगे 7-8 कोई ब्लड टेस्ट। देखते हैं कि मेरे ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आएँ और उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक्स दोबारा पीना शुरू करूँ। बट येस, हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए ये चीज़ें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो है वो बाकी लाइक जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड किया कि भई तुम फ्रेश जूसेस वगैरह लो या इस तरह की चीज़ें लिया करो, क्यों तुम इतना कोल्ड ड्रिंक्स के पीछे भागते हो। तो अब जो है वो लाइक जैसे स्प्राइट होगी या इस तरह की चीज़ें वो भी मैंने छोड़ दी हैं एंड अब देखते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं कि इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें। और दूसरा जो है बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ये मेरी एमआरआई रिपोर्ट थी। बाकी एक्स-रे वगैरह भी इसके अंदर मौजूद हैं और फ़िल्म्स होती हैं एंड ये मेरी जो आजकल मेडिसिन्स चल रही हैं डिफरेंट डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है और मेडिसिन्स में जो पहले मैंने लेना शुरू की थी कैल्शियम एंड पेन की, बट नाउ न्यू डॉक्टर ने न्यू मेडिसिन्स दी हैं जो कि मैंने लेनी है। नी का जो यूरिक एसिड मेरा यूरिक एसिड की वजह से मेरा नी का पेन है जॉइंट का एक्चुअली, तो उसके लिए एंड इसके अलावा जो है ये मैंने नी सपोर्ट अपने पास रखी हुई है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। और इस नी की अलाइनमेंट थोड़ी सी टेढ़ी हुई हुई है, सो मैं ये सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे नी को सपोर्ट मिले। और ये मैं कैसे यूज़ करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। सो ये मैंने नी सपोर्ट लगा ली है जिसकी वजह से ये काफ़ी सपोर्ट में रहता है चलते हुए। स्टेयर्स चढ़ते हुए मेरे से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, स्लोप होगी या नीचे बैठना भी, बट इंशाल्लाह आप देखते हैं कि जब कम होगा पेन। ये मैंने आपको दिखा दिया नी सपोर्ट। और बाकी जो है वो मेरी बहन मुझे बहुत डांटती रहती है इस बात के ऊपर कि तुम हर काम बहुत ज़ोर-ज़ोर से करते हो, आराम से किया करो, इतनी ज़्यादा तुम फ़ोर्स लगा कर रहे होते हो, अभी तुम्हें पेन है तो थोड़ा-सा रिलैक्स करो अपने बॉडी को, मसल्स को। बट मुझे होता है कि मैं बस जल्दी से फ़ोर्सफुली काम कर लूँ, बट ऑब्वियसली ये चीज़ें इनका ख़्याल रखना लाज़मी है। इसके अलावा जो है हम लोग देखते रहते हैं कि डेफ़
लोगों की लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन की वजह से होती है। लाइक जैसे अगर किसी डेफ कम्युनिटी में किसी बंदे को प्रॉब्लम हो और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाए, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा इशू आता है, बिकॉज साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से डेफ लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में भी जा सकती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके डेफ पर्सन को कोई भी इशू हो, तो फैमिली सिबलिंग्स में से या पेरेंट्स में उनके साथ जाना चाहिए और वो प्रॉपर इस चीज़ का डिटेल एनालिसिस बताएं और उसको समझाएं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। और 15 दिन बाद मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाऊँगा और आप दुआ करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।